हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो, लेकिन इस बार हमने कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया है। इस बार हम कोर इंडियन लिटरेचर देखने जा रहे हैं एंड दिस इज नोट्स बाय प्रखर त्रिपाठी। एज यू ऑल नो कि मेरा ही नाम ये है, इसको मैं समझा भी नहीं सकता। ठीक है। ठीक है, ओके देन। तो आज हम बात करेंगे प्रखर त्रिपाठी, नोट्स बाय प्रखर त्रिपाठी। द यूट्यूब चैनल नेम इज, द चैनल यू आर वाचिंग इज एक्चुअली स्टडी विद प्रखर। माय आईजी अकाउंट या आईजी हैंडल इज प्रखर त्रिपाठी 011 एंड द पोम we are going to deal with is rumination, rumination, rumination। एक चीज याद रखना है कि rumination का मतलब जान लो ताकि आंसर सप्लाई करते वक्त दिक्कत ना आए। द टाइटल rumination मीन्स डीप और रिपीटेड थिंकिंग अबाउट समथिंग, यानी कि आप किसी चीज के बारे में डीप और रिपीटेड थिंकिंग करते हैं तब उसको rumination कहते हैं। इन दिस पोम द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन वॉयलेंस। हमारे जो स्पीकर हैं दैट इज बेसिकली दारू वाला, किकियन दारू वाला, ये वॉयलेंस के बारे में बात करेंगे, डेथ के बारे में बात करेंगे, करप्शन के बारे में बात करेंगे एंड इनएबिलिटी टू फील क्लेंस्ड आफ्टर विटनेसिंग सच हॉरर्स। यानी कि इतना ज़्यादा हॉरर उन्होंने अपनी लाइफ में देख लिया है कि वो खुद को क्लीन कभी महसूस नहीं कर पाएंगे, ना कभी क्लीन हो पाएंगे ऑन फिजिकल लेवल एज वेल एज मेंटल लेवल। फिजिकल लेवल पे तो फिर भी चलो ठीक है, नहा धो के काम हो जाएगा, लेकिन मेंटल लेवल पे कैसे काम चलेगा। द टाइटल सजेस्ट अ पर्सनल फिलोसफिकल एंड ऑलमोस्ट ऑब्सेसिव कंटेम्पलेशन ऑफ ह्यूमन ब्रिटैलिटी एंड डीके। अब ये देखो, जो हमारा जो टाइटल है वो हमें सजेस्ट करता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिलोसफिकल इंफॉर्मेशन एंड ऑलमोस्ट ऑब्सेसिव कंटेम्पलेशन ऑफ ह्यूमन ब्रिटैलिटी एंड डीके। यानी कि कंटेम्पलेशन मतलब चिंतन करना, हमें चिंतन करना पड़ेगा कि कैसे ह्यूमन ब्रिटैलिटी और डीके की किस तरह से हम लोग इंसानियत का गला घोट रहे हैं दिन ब दिन। अब चलो, ये तो हो गया रुमिनेशन के बारे में, रिटन बाय किकियन दारुवाला। हमारे जो राइटर हैं, ही वाज बोर्न इन 1937। मैं लिख देता हूँ ताकि जॉट डाउन हो जाए। एक सेकंड समय देना मुझे, थोड़ा सा मुझे पेन एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो हमारे जो राइटर है वो 1937 में पैदा होते हैं। 1937, बॉर्न इन 1937, लाहौर, लाहौर में इनका जन्म होता है। इन्होंने मास्टर्स किया है अपना लुधियाना में, ठीक है, और इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। और ही वॉज एन आईएएस ऑफिसर, मतलब कि ही वॉज अ सिविल सर्वेंट ऐसे कह लो। ही वॉज अ सिविल सर्वेंट, बेसिकली आईपीएस वगैरह देख सकते हो। और पंजाब में इनकी ड्यूटी रही है कुछ दिन तक। तो क्योंकि इस तरह के माहौल और परिवेश में रहने के कारण इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो भी वैसा हो गया है कि इनकी जो पोम्स होती हैं उनमें स्लैंग देखने को मिल जाता है, स्लैंग्स, और ऐसे स्लैंग्स जो कि अब्यूजिव होते हैं। अब्यूजिव क्योंकि भाई ही इज़ अ कॉप, प्रैक्टिसिंग कॉप, और ये ड्यूटी पे रहते हैं, तो वहाँ पे बोल चाल की भाषा में बात नहीं चलती है, गाली गलौज सुनना पड़ता है, देना पड़ता है, चीज़ें डील करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो हमने कर लिया है टाइटल का एक्सप्लेनेशन, अब हम कुछ बातें और करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं समरी पे और सेंट्रल थीम पे, क्योंकि अगर मान लो किसी को सारी बातें पता हैं और वो जाना चाहता है, यानी कि काम भर का पढ़ के निकलना चाहता है, तो उसके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। तो समरी देखते हैं। द पोम रुमिनेशन रिफ्लेक्ट्स ऑन वॉयलेंस। हमारी जो पोम है वो रिफ्लेक्ट करेगी वॉयलेंस पे। जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेंज द पेन। लाइन पे कर लेता हूँ मैं, कलर चेंज कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब ठीक है। द पोम रुमिनेशन रिफ्लेक्ट्स ऑन वॉयलेंस, डेथ एंड मोरल करप्शन। यानी कि वॉयलेंस पे बात होगी, डेथ पे बात होगी और मोरल करप्शन पे बात होगी। द स्पीकर सेंसेस वॉयलेंस इन द एयर। यानी ये पहली लाइन है, हमारे जो स्पीकर हैं के अंदारू वाला या फिर जो भी पोएटिक पर्सोना है, वो सेंस कर लेता है कि जो वॉयलेंस है वो एयर में है। कंपेयर्स इट टू अ वेटिंग कोबरा। यानी कि वॉयलेंस जो है वेटिंग कोबरा, कोबरा की तरह फन काड़ के खड़ा हुआ है। यानी कि एक पोज, जैसे कोबरा पोज नहीं होता, इस तरह का जो, एक सेकेंड, इसको मुझे फिर से पेन पे लेना पड़ेगा, जो इस तरह का स्नेक वाला पोज होता है। और ये लो, इसकी जीभ निकाल दी मैंने। इस तरह का जो स्नेक वाला पोज होता है, उस तरह से वॉयलेंस पोज लेके खड़ा हो गया है सामने। उस तरह से कोबरा की तरह वॉयलेंस खड़ा है एंड एक्सप्लोर्स डार्क प्लेसेस सर्चिंग फॉर इट्स रूट। और ये जो हमारा वॉयलेंस है वो डार्क प्लेसेस की तरफ इशारा कर रहा है और अपनी रूट्स यानी जगह ढूंढ रहा है अपने लिए। ही डिस्क्राइब्स डेथ ग्राफिकली, और ये डिस्क्राइब करते हैं डेथ को ग्राफिकली, शोइंग दैट ह्यूमन करप्शन एग्जिस्ट इवन बियॉन्ड द ग्रेव। यानी कि अगर कोई आदमी मोरली करप्ट था तो उसकी डेथ के बाद उसका फैलाया हुआ करप्शन गायब नहीं होता, उसकी डेथ के बाद भी उसके पीछे जो चीजें उसने छोड़ी हैं वो रह जाती हैं। डिस्पाइट रिचुअल्स द स्टेंच ऑफ डीके रिमेन्स। यानी कि रिचुअल्स के बाद भी जो स्टेंच होता है, यानी कि जो सबूत हैं या जो निशान हैं, वो डीके रह जाते हैं। वुमन किल्ड फॉर इनफिडेलिटी। अब एक वुमेन मारी गई है इस पोम में, जिस जो कि मारी जाती है इनफिडेलिटी के कारण। इनफिडेलिटी का मतलब अगर बता दूं मैं, टू नॉट रिमेन लॉयल टू द पार्टनर सेक्सुअली और फिजिकली एक्सेट्रा।
यानी कि एक वुमेन है जिसने अपने हस्बैंड को चीट किया है, वो मारी जा चुकी है। और पर्टिकुलर वॉयलेंस इसी वॉयलेंस के बारे में बात होगी, हाइलाइट्स हाउ कॉमन वॉयलेंस इज। और इससे पता चलता है कि वॉयलेंस कितना ज्यादा कॉमन है। द पोम एंड्स विद द रेन क्लेंजिंग द अर्थ। जब पोम खत्म होती है तो रेन आ जाती है और रेन अर्थ को क्लीन कर देती है, बट द स्पीकर कैन नॉट फाइंड द सेम क्लेंजिंग विद इन हिमसेल्फ। हिज पास्ट इज टू टिंटेड, यानी कि एक तरह से सफेद कपड़ा ले लो और हाथ में कुछ खून के दाग लेके छींटे मार दो, तो हमारे जो पोएट हैं वो इसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो पास्ट है वो रंग चुका है, टेंटेड हो चुका है। थैंक यू, अभी नहीं बोलने वाला हूँ मैं, डरो नहीं। अब सेंट्रल थीम की बात करें तो वॉयलेंस एंड हेट्रेड, यानी कि इस सेंट्रल थीम में वॉयलेंस एंड हेट्रेड मिलेगा। द पोम एक्सप्लोर्स द प्रेजेंस ऑफ वॉयलेंस इन द सोसाइटी। हमारी जो पोम है वो बात करेगी वॉयलेंस के बारे में जो कि सोसाइटी में फैला हुआ है। फिर बात होगी डेथ एंड करप्शन पे, द डीके ऑफ बोथ द बॉडी एंड मोर्टेलिटी, यानी कि जो बॉडी है वो भी गल जाएगी और मोर्टेलिटी और जो लाइफ है वो भी चली जाएगी, लेकिन जो करप्शन है वो नहीं जाएगा, यानी कि जितनी गंद फैलाई है वो तो रहेगी, वो हटने वाली नहीं है। और उसके बाद आती है लॉस ऑफ प्योरिटी, द इनएबिलिटी टू फील क्लेंस डिस्पाइट नेचुरल रिन्यूअल, यानी कि लॉस ऑफ प्योरिटी यानी कि अंधारू वाला रेन के बाद भी खुद को प्योर नहीं फील कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा ब्रुटैलिटी अपनी लाइफ में देख ली है। फ्यूटिलिटी ऑफ रिचुअल्स, ये रिचुअल्स किसी काम के नहीं है। अब देखो कैसे रिलीजियस एंड सोशल रिचुअल्स कैन नॉट इरेज ह्यूमन ब्रुटैलिटी। अब जैसे समझो ऐसे कि एक, आप लोगों ने सुना होगा एक मुहावरा है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली। अब अगर आपने किन्हीं 100 लोगों को मार दिया है और उसके बाद आप जाके भगवान के या फिर अल्लाह के या फिर आप दरगाह पे या कहीं पे भी जाके, खासकर मस्जिद मंदिर, ठीक है, गिरजाघर, कहीं पे भी जाके अगर सर टेक देते हैं तो दैट इज नॉट द वे। आपके द्वारा जो पाप हुआ है वो ऐसे ऐसे नहीं मिट सकता है। तो यहाँ पे फिटिलिटी ऑफ रिचुअल्स, के रिचुअल्स केवल मन को सांत्वना देने के लिए होते हैं, बाकी इनसे और कुछ नहीं बदला जा सकता है। So let us deal with the poem line by line. I have already consumed 8 minute telling explanation of the title, summary and central theme. ये तीन चीजें हो गई हैं पॉजिटिवली। अब देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। I can smell violence in the air, यानी कि मैं violence को महसूस कर पा रहा हूँ हवा में। The speaker senses that violence is about to erupt, यानी स्पीकर यानी हमारे के अंदर वाला पोएटिक पर्सोना जान चुका है कि वॉयलेंस होने वाला है। लिटरेरी डिवाइसेस देखें तो इमेजरी है, अपीलिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि सेंस ऑफ स्मेल, यानी कहीं ना कहीं कुछ बदबू कर रहा है। क्या बदबू कर रहा है? वॉयलेंस बदबू कर रहा है। लाइक द लैश ऑफ कमिंग रेन, मास हेट्रेड्स ड्रिफ्टिंग ग्रे क्रॉस द मून, यानी कि देखो अब जब हो क्या रहा है कि मून जो है वो ढक चुका है। ढक कैसे चुका है? घने बादलों से। देखो यहाँ लिखा है कमिंग रेन मास हेट्रेड्स ड्रिफ्टिंग ग्रे द मून अक्रॉस द मून। तो यहाँ पे वॉयलेंस एज कम्पेयर टू एन इम्पेंडिंग स्टॉर्म, यानी कि जैसे आंधी ऊंधी आने से पहले जो मौसम बनता है या बहुत भारी बारिश आने से पहले जो मौसम बनता है उस तरह का मौसम बन चुका है क्योंकि वॉयलेंस आने वाला है। द मून सिंबलाइजेस पीस, यानी कि मून यहाँ पे पीस को सिंबलाइज करता है। नाउ ओवर शैडोड बाई हेट्रेड, यानी चांद, चांद के ऊपर दाग है और दाग के ऊपर बादल है। बादल क्या कर रहा है? बादल दिखाता है घृणा को। चांद पीस को दिखा रहा है और पीस के ऊपर अब घृणा आ चुकी है। लिटरेरी डिवाइस देखो तो सिमली, लाइक द लैश ऑफ कमिंग रेन, यानी कि लिटरेरी डिवाइस देखो तो सिमली है। पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन कैसे है? हेट्रेड ड्रिफ्टिंग अक्रॉस द मून, यानी कि मून के दाएं बाएं हेट्रेड ड्रिफ्ट कर रहा है। ड्रिफ्ट करने का मतलब अगर देखा होगा बच्चे लोग स्किट मारते हैं, बाइकर्स जो होते हैं टायर्स को घिसते हैं, तो उस तरह का ड्रिफ्ट हो रहा है। इट होवर्स ब्रूडिंग poised like a cobra, violence is compared to a cobra waiting to strike, यानी कि जो भीड़ है एक तरह से कह लो कि कुछ लोग आ चुके हैं उस वुमेन को मारने जिसने अपने हस्बैंड को चीट किया है। और वो जो कह लो कि वॉयलेंस क्या है, वॉयलेंस हमारी सोसाइटी में किस तरह फैला हुआ है, तीन चार तीन चार मीनिंग्स में साथ में लेके चलने की कोशिश करूंगा, जिसको जो बेहतर लगे वो समझ ले। अब वॉयलेंस को कंपेयर कर दिया गया है कोबरा से जो कि वेट कर रहा है स्ट्राइक करने के लिए, यानी डसने के लिए। लिटरेरी डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं तो मेटाफर है वॉयलेंस एज अ कोबरा, और पर्सोनिफिकेशन वॉयलेंस होवर्स ब्रूट्स। ब्रूट्स मतलब वही समझ लो कि अब यहाँ पे देखो कि वॉयलेंस कैसे हिलडुल रहा है, वॉयलेंस कैसे होवर कर पा रहा है, वॉयलेंस को पर्सोनिफाई कर दिया गया है, नहीं तो ये क्वालिटीज वॉयलेंस में नहीं होती है। एज आई गो प्लॉटिंग रैट होल्स, मतलब फिंगर की, मान लो मैं बना के दिखा देता हूँ, इस तरह का बिल है, चूहे का बिल है। तो केके अंधारवा चूहे के बिल में अपनी उंगली डाल के चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे वॉयलेंस है, इसको देखने की कोशिश देखता हूँ कि कर पाता हूँ कि नहीं। एज आई गो प्लॉटिंग रैट होल्स एंड साउंडिंग केवरेंस। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि केके दारूवाला एक सिविल सर्वेंट है, मे बी आईएएस या आईपीएस, ठीक है, जो भी उनकी पोस्ट रही हो इस टाइम पे जब उन्होंने ये पोइट्री लिखी है। तो वो क्या कर रहे हैं, हर एक चूहे यानी कि हर एक पॉसिबल जगह पे चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे वॉयलेंस हो सकता है, क्योंकि पुलिस यानी कॉप का काम होता है कि वो वॉयलेंस को रोके। और वॉयलेंस वो रोकेगा कैसे? जब उसको पता चल जाएगा कि कहाँ पे वॉयलेंस हो सकता है। रैट होल मतलब कि ये जो भीड़ आ रही है वो जिसको भी मारने जा रही है वो रैट है, वो चूहा है। और ये जो कोबरा कोबरा भीड़ है। अब भीड़
यानी कि कोबरा उस चूहे को जब मार देगा, यानी कि जब वो महिला मार दी जाएगी तो वायलेंस हो जाएगा। इस वजह से केके अंधारू वाला हर एक चूहे के बिल में उंगली डाल डाल के चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे वायलेंस हो सकता है। एंड साउंडिंग केवरेंस यानी कि लार्ज चेंबर ऑफ केव, खुली खुली जगहों पे चेक कर रहे हैं, कोई बड़ी से बड़ी जगहों पे भी चेक कर रहे हैं और छोटी से छोटी जगहों पे भी चेक कर रहे हैं। द स्पीकर सर्चेस फॉर द सोर्स ऑफ हेट्रेड एंड वायलेंस, यानी कि अंधारू वाला सोर्स ऑफ वॉयलेंस यानी कि सोर्स ऑफ वॉयलेंस और हेट्रेड को ढूंढ रहे हैं। रैट होल्स एंड केवरन सिंबलाइज हिडन इविल एंड डार्कनेस, ये जो रैट होल हैं और ये केवरन है वो हिडन इविल और डार्कनेस को सिंबलाइज करता है। ऐसा इसको ऐसे समझ लो कि रैट होल बहुत छोटे छोटे होते हैं, केवरन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो बड़ी से बड़ी जगह पे भी वॉयलेंस है और छोटी से छोटी जगह पे भी वॉयलेंस है, ये कहने का मतलब है। लुकिंग फॉर अ फ्रैंक दैट डार्क्स, फ्रैंक मतलब वो जो नुकीले दो दांत होते हैं, सांप के दो नुकीले दांत आगे आगे निकले होते हैं, उसकी बात हो रही है। लुकिंग फॉर द फ्रैंक दैट डार्ट्स अ हुड दैट स्वेज, हुड मतलब फन होता है, ये वो वाला फन नहीं है मजा करने वाला, वो जो सांप का फन होता है जो मैंने अभी पीछे बना के दिखाया था। एंड आइज दैट स्क्विट अ रेप्टाइल हेट, अब देखो डिस्क्राइब सर्चिंग फॉर अ स्नेक मेटाफर फॉर हेटेड, यानी कि अगर एक आदमी अगर किसी को मारने पे उतारू हो जाए, वायलेंस पे उतारू हो जाए, तो उसका जो शरीर होता है वो फ्रैंक्स कंटेन करता है। फ्रैंक यानी डसने वाले दांत कैरी करता है। वो आदमी फन काढ़े रहता है, यानी कि जो भीड़ है वो फन काढ़े हुई है। फन काढ़ने का मतलब ये है कि भीड़ वॉयलेंस के लिए तैयार खड़ी है। एंड आइज दैट स्क्विड अ रेप्टाइल हेट, यानी कि एक जो रेप्टाइल होता है, ध्यान देना अगर कभी भी कोई सांप से आपका इनकाउंटर हुआ जो फन वगैरह काटता है, फूड वगैरह बनाता है, तो आप देखेंगे कि वो डायरेक्टली आपकी आंखों में देखता है बल्कि नहीं झपकाता है। अगर आप इमेजिन कर पा रहे होंगे तो देख रहे होंगे वो, बस इमेजिन करें काले रंग का सांप है जो आपको घूर रहा है और बिल्कुल आँख नहीं झपका रहा है, केवल स्ट्राइक करने के लिए वेट कर रहा है कि आप ढीले पड़िए और टच दे वो आपको। लिटरेरी डिवाइसेस देखो तो पर्सोनिफिकेशन है, आइज स्क्विड हेट, इमेजरी है डिस्क्राइबिंग डिस्क्राइबिंग द कोबरा। ठीक है, आई वॉच सॉरी फॉर दैट, आई वॉच माई वुंड्स बट दे डोंट टर्न ग्रीन, डिस्पाइट बीइंग हर्ट द वाउंड्स आर नॉट वेनेमनस नॉट पॉइजन। अब देखो केके अंधारू वाला अपने घाव देख रहे हैं क्योंकि उस भीड़ में इनको भी शायद चोट लगी है, या ये बताना चाहते हैं कि मेरे साथ भी ये सब हुआ है, मैं भी इस भीड़ को फेस कर चुका हूँ जो आज उस महिला के साथ होने वाला है। लेकिन अब मैं उतना वॉयलेंस को फील नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी बॉडी अंदर से करप्ट हो चुकी है। मेरी बॉडी इन सब चीज़ों को देखने के लिए आतुर हो चुकी है। अब मुझे इन सारी चीज़ों से, इन सारी दुनिया वाली चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। सिंबोलिज्म नॉट इन्फेक्टेड बाय द हेट्रेड येट, यानी कि अंधारू वाला अपने प्रोफेशन के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल गए हैं कि उनको बाकी सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्रॉस बोन्स आई लुक फॉर यू, डेथ आई एम लुकिंग फॉर दैट बैल्ट बोन हेड ऑफ योर्स, द स्पीकर डायरेक्टली कॉज फॉर डेथ। अब देखो क्रॉस बोन्स आई लुक फॉर यू, क्रॉस बोन्स यानी कि हड्डी और हड्डी के ऊपर क्रॉस बोन रख देना, ये काले जादू का रिचुअल होता है। डेथ आई एम लुकिंग यानी कि डेथ मैं तुम्हें घूर रहा हूँ, फॉर दैट बेल्ट बोन हेड ऑफ योर्स, यानी कि आओ और मुझसे मिल जाओ, वही हड्डी और कंकाल और हड्डियों का जो पैटर्न होता है। लिटरेरी डिवाइसेस देखो तो एपोस्ट्रोफी है क्योंकि उस समय डेथ तो प्रेजेंट थी नहीं, लेकिन फिर भी डेथ से डायरेक्ट बात करने की कोशिश की गई है। और उसके बाद पर्सोनिफिकेशन है, डेथ एज अ बेल्ट बोन हेड, यानी कि डेथ डेथ एक टकली बोन है, टकला बोन का हेड है, but it's in flesh and flesh tissue that my destiny lies and slowly corruption takes a hold. Corruption is living in humans, not just in death. अब ध्यान से समझना, ये थोड़ी फिलोसफिकल लाइन्स है लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। बट इट्स इन फ्लैश एंड फ्लैश टिश्यू, जो भी चीज जीवित है उसे मरना ही है। उसी तरीके से जो करप्शन है हमारे टिश्यू तक आ चुका है। टिश्यू यानी कि सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद ह्यूमन बॉडी। तो टिश्यू लेवल तक यानी कि शुरुआती कोशिकाओं से थोड़ा ऊपर तक वायलेंस और करप्शन हमारी बॉडी में आ चुका है। यानी कि करप्शन इज इन लिविंग ह्यूमंस, नॉट जस्ट इन डेथ, यानी कि मरने तक डेथ है। मरने मरने के बाद तो मान लो करप्शन होगा ही, नहीं भी होगा तो कोई देखता ही नहीं क्योंकि भाई वो मर चुका है। लेकिन एक लिविंग आदमी के अंदर भी इस लेवल का करप्शन है कि उसके टिश्यूज में करप्शन भर चुका है। थीम की बात की जाए तो मोरल डिके एंड ह्यूमन करप्शन की बात हो रही है। फिर अगला पेज देखते हैं। ओवर द मोर्टियोरी, MORTUARY comes the corpse drift, ये थोड़ा सीरियस है, लाइन नंबर 9 थोड़ी सीरियस है। मोर्टियोरी का मतलब होता है अ रूम इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट। मोर्टियोरी MORTUARY यानी एक ऐसा रूम जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है। comes the corpse drift, death is everywhere, symbolized by the smell of कॉप्स। कॉप्स मतलब डेड बॉडी। अब देखो उस महिला को मार दिया गया है, उस महिला को बेसिकली मार दिया गया है और उस महिला को मारने के बाद अब उसकी डेड बॉडी लाई जा रही है जिसने अपने हस्बैंड को चीट किया था। डेथ इज सो सॉफ्ट, अब यहाँ पे एक इंस्टेंस में केस लेके चल रहा हूँ कि उस महिला ने ऐसे चीट किया है। अब देखो क्या हो रहा है, डेथ इज सो सॉफ्ट, डेथ बहुत कोमल है, पुट इट 10 days इन अ वेल एंड इट टर्न्स पल्पी, अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डीके। ये वाली लाइन थोड़ी सी
इमेजरी कंटेन करती है। जरा समझो, अगर किसी भी एक आदमी या औरत की डेथ हो जाती है और उसकी बॉडी को 10 दिन के लिए सड़ने के लिए छोड़ दो, और उस पर अगर तुम एक पेंसिल भी गिरा दोगे तो वो पेंसिल धंस जाएगी, क्योंकि तुम्हारा जो शरीर है, या उस आदमी या औरत का जो शरीर है, वो बेसिकली सड़ रहा है। तो यहाँ पे ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डीके की बात हुई है, यानी कि वो महिला की जो बॉडी है इस तरह से सड़ने के लिए रख दी गई है। लिटरेरी डिवाइस देखो तो इमेजरी है, और ग्रोटेस्क्यू डिटेल है। ग्रोटेस्क्यू डिटेल यानी डिफॉर्म डिटेल है। डिफॉर्म डिटेल यानी कि वो महिला का जो शरीर है वो डिफॉर्म्ड हो चुका है। अब देखो उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जब बॉडी, यानी कि वो महिला को छोड़ दो, मान लो कोई नॉर्मल बॉडी भी है, जब उस पर्टिकुलर आदमी या औरत की डेथ हो जाती है तो रोज वाटर से नहलाया जाता है, इंसेंस स्टिक यानी धूप बत्ती दिखाई जाती है, फ्लावर यानी कि फूल पुष्प चढ़ाए जाते हैं, द रिलेटिव्स हैव डन देयर बेटे, यानी कि जिसके जितना बूते का था, जिसका जितना बस का था, उसने अपना काम कर लिया है। द रिचुअल्स ऑफ माउरिंग डू नॉट चेंज द रियलिटी ऑफ डेथ। अब तुम रोज वाटर से नहीं, फॉग से नहला दो किसी को, लेकिन उसकी बदबू और वो जो मर चुका है उसके अंदर जान थोड़ी ना आएगी। आयरनी की बात यह है कि टेम्पररी प्योरिफिकेशन डज नॉट इरेज द हॉरर ऑफ डेथ। अगर एक बार कोई जा चुका है तो वो जा ही चुका है, वो वापस नहीं आ सकता है। द ड्रिफ्ट, हाँ सही है, द ड्रिफ्ट एज इट कम्स टू अस नाउ इज अरोमा, स्टेंच, न्यूसिया, जॉसलिंग ईच अदर। अब देखो स्टेंच का मतलब फॉल स्मेल, न्यूसिया NAUSE, नौसिया का मतलब है फीलिंग ऑफ सिकनेस, और जॉसलिंग का मतलब है रशिंग। अब यहाँ पे देखो कॉन्ट्रास्ट, प्लेजेंट फ्यूनरल रिचुअल्स विद ऑफुल रियलिटी ऑफ रॉटिंग फ्लेश, यानी कि जो भी डेड बॉडी है जिसकी भी है, यहाँ तो खैर महिला का एक रेफरेंस है, महिला का रेफरेंस छोड़ दो, ऊपर चलते हैं, थोड़ा उससे ऊपर की बात करते हैं, फिलोसफिकल बात करते हैं, यानी कि जो भी डेड बॉडी है XYZ पर्सन की, वो इस तरह से गल चुकी है कि अब चाहे तुम रोज वाटर से नहला लो, फॉग से नहला दो, वाइल्ड स्टोन से नहला दो, बदबू आएगी ही और तुम उसको स्केप नहीं कर सकते हो। तो एक अरोमा आ रहा है, यानी कि महक भी आ रही है डेड बॉडी से, अगरबत्ती अगरबत्ती की महक भी आ रही है, और वहीं पे उसी डेड बॉडी से बदबू भी आ रही है, स्टेंच यानी फॉल स्मेल, अरोमा यानी बढ़िया खुशबू। इन अ मॉग वरांडा, in the morgue veranda another queues up, her nose sliced off, her lung punctured। अब देखो एक और औरत की बॉडी आई है, और फ्यूनरल पार्लर, मॉग वेरेंडा का मतलब फ्यूनरल पार्लर, यानी कि जहाँ पे अंतिम संस्कार वगैरह किया जाता है, वहाँ पे एक बॉडी और आई है, अनदर क्यूज अप, एक बॉडी और लाई गई है, और इस बॉडी में उसकी नोज को काट दिया गया है, नाक काट दी गई है, और हर लंग पंचर्ड, यानी लंग यानी ब्रीस्ट। देखो अभी ये कलाकारी से लिखा गया है ब्रीस्ट। अब महिलाओं के ब्रीस्ट को पंचर करने का मतलब ब्रीस्ट काट दिया गया है। अब यू कैन इमेजिन किस तरह से वायलेंस किया गया होगा। सोचो, नाक काट दी गई है जस्ट फॉर वॉयलेटिंग। उस महिला ने पर्टिकुलरली अपने पति का साथ नहीं दिया, या किसी को चीट किया, या नाक कटा दी, तो उसकी नाक ही काट दी। ठीक है, और सोसाइटी के हिसाब से उसकी नाक काट दी गई है, और लंग पंचर्ड यानी कि उसके ब्रीस को काट दिया गया है। ये तो बहुत भयंकर सी इमेज दे रहा है। अनदर विक्टिम अराइव्स, एक विक्टिम और आई, और शोइंग एंडलेस वायलेंस, यानी कि वायलेंस लगातार चल रहा है। इट इज 3 वर्ड स्टोरी, 3 वर्ड की स्टोरी है। इस महिला को जब मारा गया तो 3 वर्ड की बात चल रही है। इनफिडिलिटी इरेट हस्बैंड, अ ब्रूटल किलिंग कॉज्ड बाय जेलेसी, यानी कि इस महिला को इसलिए मार दिया गया है क्योंकि उसके हस्बैंड को पता चल गया था कि उस महिला ने चीट किया है। चीट करने की वजह से इस महिला को मारा गया है। और इनफिडेलिटी यानी कि लॉयल ना रहना, इरेट हस्बैंड, कॉज बाय हस्बैंड, हस्बैंड ने मार दिया है। अब बताओ, अब जिस महिला को ये लगता होगा कि मेरा हस्बैंड ही मुझे सेव रखेगा, उसी हस्बैंड ने उसे मार दिया है। अब ये भी तो समझो, यहाँ पे एक बड़ी चीज समझने लायक है कि अगर महिला ने चीट किया था तो हस्बैंड दूसरे मेजर्स को अपना सकता था, लेकिन हस्बैंड ने उसको किल करना आसान समझा। तो यानी कि महात्मा गांधी का एक कोट प्ले में आता है कि हेट द सिन नॉट द सिनर। आपको खामियों और पापों को हेट करना है, ना कि जो आदमी पाप या जो औरत पाप करता है, करती है या करता है, उसे हेट करना है। तो यहाँ पे उल्टा हुआ, उस आदमी ने उस महिला को मार दिया। आयरनी, अ लाइफ टाइम रिड्यूस टू 3 वर्ड्स, यानी कि अगर डेड बॉडी पड़ी है तो अगर उस डेड बॉडी को रखा गया तो किसी ने बोला हस्बैंड ने मार दिया, हस्बैंड ने मार दिया, 4 वर्ड्स में निपट गया ये भी। मैन इज अ प्लांट, एक जो मैन होता है वो बहुत कोमल हार्ट का होता है, अडेप्टेबल, bury him and he is steadfast as the, प्लांट का मतलब सॉफ्ट होता है वैसे तो, अर्थ, यानी कि एक आदमी जो भी है, XYZ, औरत आदमी जो भी है, वो क्या होता है, अगर उसको एक बार जमीन पे गाड़ दो तो वो उसका शरीर गलता चला जाता है, लेकिन जब तक वो जीता है बड़ी अकड़ से जीता है। ह्यूमंस अडाप्ट टू देयर फेट आफ्टर डेथ, यानी कि ह्यूमंस अपने फेट को स्वीकार लेते हैं। फेट क्या है कि मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी से आए हो मिट्टी में मिल जाओगे। मेटाफर कंपेयरिंग ह्यूमंस टू द अर्थ, ह्यूमंस को अर्थ से कंपेयर किया गया है। बर्न हिम ही विल राइड द फ्लेम्स, अगर आप उसी डेड बॉडी को जलाओगे तो वो राइड करेगा फ्लेम को, जैसे घोस्ट राइडर था। राइड करना फ्लेम को मतलब ये नहीं है कि वो आग में गाड़ी चला देगा। कई बच्चों को ये भी लग रहा होगा, या कई साथियों को मेरे ये लग रहा होगा कि आग में गाड़ी चल जाएगी, तो आग में गाड़ी नहीं चलेगी। बेसिकली होगा ये कि
अगर एक आदमी को आग लगा दी जाती है, जब उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो उसकी बॉडी भी आग में मिल जाती है। क्रिमिनेशन मेक्स मैन वन विद फायर, यानी कि उसकी बॉडी और फायर में कोई अंतर नहीं रह जाता है। थ्रो हिम टू द बर्ड्स एंड ही विल सरेंडर फ्लैश लाइक एन एस्केटिक, यानी संत की तरह। अगर एस्केटिक का मतलब होता है संत की तरह, समझे उसको। अगर एक आदमी जो कि मर चुका है उसकी बॉडी को फेंक दो कहीं पे, तो वो कोई भी घमंड नहीं करेगा और अपने पूरे फ्लैश को सरेंडर कर देगा उन बर्ड्स के खाने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई अब उसके अंदर जान नहीं रही है, लेकिन जब वो जिंदा था तो बहुत ज़्यादा अकड़ के रहता था। ह्यूमंस बिकम नथिंग आफ्टर डेथ, यानी कि ह्यूमंस की कोई औकात नहीं है क्योंकि जब उनकी मौत हो जाती है तो सिमिलरली है यहाँ पे, फ्लैश इज सरेंडर लाइक एन एस्थेटिक गिविंग अप मटेरियल लाइफ। और हमारा जो फ्लैश है, यानी हमारी जो मांस और हड्डी है और मसल्स है, मांसपेशियां हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जब हमारी डेथ हो जाती है, हम एक संत की तरह, जो कि हम है नहीं, अपने पूरे फ्लैश को दान कर देते हैं। किसके लिए दान हम कर देते हैं? उस चिड़िया या पालतू जानवरों के लिए जो आसपास हैं। रेन कम्स क्लैमरिंग डाउन अ ब्लाइंड शीट ऑफ वाटर। अब देखो इसी बीच बारिश हो गई है और क्या होगा? हैवी रेन स्टार्ट्स सिंबलाइजिंग रेनिवल, यानी कि डेड बॉडी को जलाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है या फेंक दिया गया है। अलग अलग तरह की बॉडीज की सिचुएशन पे बात की गई है क्योंकि के अंदर वाला ने ये सारी चीजें देख रखी हैं। तो ऐसी जब चीजें होती हैं तो क्या हो रहा है कि बारिश आई, और जब बारिश आती है तो वो मांस को सड़ा देगी। अगर आग से जलाया गया है तो उस आग को क्या करेगी? आग आग की राख के साथ वो बह जाएगी राख, और पानी में जाके नदी में मिल जाएगी या नाले में मिल जाएगी। और अगर किसी की बॉडी फेंक दी गई है तो इतना पानी पड़ने के बाद इतनी ज़्यादा सड़ जाएगी वो बॉडी कि वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो पर्सोनिफिकेशन है, रेन क्लैमरिंग डाउन, इमेजरी भी है। इमेजरी क्या है कि हमें इमेजिन करके सोचना है। वंस द ब्लर लिफ्ट्स, कलर्स डीपन, द हेज स्माइल्स, आफ्टर द रेन नेचर अपीयर्स फ्रेश एंड ब्यूटीफुल। यानी कि जब रेन खत्म हो जाती है तो आपने भी देखा होगा नेचर फ्रेश और ब्यूटीफुल दिखता है। और पर्सोनिफिकेशन देखा जाए तो हेज स्माइल्स, यानी कि नेचर मुस्कुरा रही है। द लीफ लूजेस इट्स कोट ऑफ डस्ट, यानी जो लीफ है वो लूज कर देता है कोट ऑफ डस्ट को। द स्कम स्पिल्स ओवर फ्रॉम द पूल। स्कम का मतलब समझ लो अ लेयर ऑफ डर्ट, यानी कि जो भी मिट्टी की परत वगैरह है हर जगह से हट जाती है और साफ सुथरा वातावरण हो जाता है। तो यहाँ पे लाइन का मतलब ये है, द रेन वॉशेस अवे डस्ट बट ऑल्सो ब्रिंग्स फिल्थ टू द सर्फेस। अब देखो जब पेड़ से गंदगी नीचे आएगी तो होगा ये कि जब गंदगी निकलेगी, एक जगह से गंदगी साफ होती है तो दूसरी जगह गंदगी जाएगी, यानी एक जगह से करप्शन स्टार्ट होगा, वहां पे करप्शन साफ कर दोगे तो वही करप्शन इस समय दूसरी जगह पहुंच चुका होगा। यानी और दूसरा मतलब ये है कि एक जगह से वायलेंस स्टार्ट होगा और जब वो वायलेंस खत्म होगा तो वही वायलेंस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच चुका होगा। यहाँ पे मतलब ये है कि आप सफाई करते जाइए, गंदगी होती जाएगी, यानी करप्शन को हटाते जाइए, करप्शन आता जाएगा, वॉयलेंस कम करते जाइए, वॉयलेंस बढ़ता जाएगा। यानी ये नेवर एंडिंग प्रोसेस और ये साइकिल चलता रहेगा। आई लुक्ड अराउंड फॉर अ क्लेंजिंग फीलिंग, मैंने के अंदर वाला बोल रहे हैं कि मैंने चारों तरफ देखा क्लेंजिंग फीलिंग के लिए। द काइंड यू एक्सपीरियंस वॉकिंग इन अ टेम्पल आफ्टर अ रिवर बाथ। अब देखो अभी महाकुंभ हुआ था तो लोग क्या करते थे कि आई लुक्ड फॉर अ क्लेंस फीलिंग, यानी कि लोग खुद को साफ सुथरा करने के लिए एक एक्सपीरियंस से होके गुजरते हैं, यानी कि गंगा नहाते हैं और गंगा नहाने के बाद रिवर रिवर के किनारे किनारे मंदिर चले जाते हैं। द स्पीकर होप्स टू फील प्योर लाइक आफ्टर अ रिलीजियस रिचुअल, यानी कि जब भी आप किसी का भी अंतिम संस्कार करते हैं खासकर हिंदू धर्म में, तो आपको गंगा नहाने के बाद आपको जाना होता है। कहाँ जाना होता है? आपको टेम्पल जाना होता है, कुछ थोड़े बहुत रिचुअल्स पूरे करने। तो यहाँ पे उसी की बात की गई है, लेकिन ये सारे रिचुअल्स अपना काम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा अंदर से गंदी हो चुकी है, आत्मा अंदर से करप्ट हो चुकी है और इतना ज्यादा वायलेंस देख लिया है कि उसके एक्सपीरियंसेस को मिटाया नहीं जा सकता है। आई कैन नॉट फाइंड, आई हैव मिसप्लेस्ड इट समवेयर इन द केवरेंस ऑफ माई पास्ट, यानी कि अंदर वाला बोल रहे हैं कि मैं क्लीन नहीं हो पाऊंगा, मैंने अपनी क्लीनलीनेस को पीछे छोड़ दिया है। और इन द केवरेंस ऑफ पास्ट, यानी जो मेरा पास्ट जो बहुत बुरा है, बहुत बड़ा है, उसी में मेरी जो स्वच्छता थी, मेरी जो सफाई थी अंतर मन की, वो जा चुकी है। मैं सिस्टम से हार चुका हूँ, मैं इस वॉयलेंस से हार चुका हूँ। और समाज की जो बुराइयां हैं, भले समाज खुद ही करता है लेकिन मैं उससे भी हार चुका हूँ। ही कैन नॉट फील क्लेंस्ड बिकॉज हिज पास्ट इज फुल ऑफ वायलेंस। अब के अंदर वाला का जो पास्ट है वो फुल ऑफ वायलेंस है। सिंबोलिज्म, द केवरेंस ऑफ माय पास्ट रिप्रेजेंट हॉन्टिंग मेमोरीज। और के अंदर वाला का जो भी पास्ट है वो उनकी हॉन्टिंग मेमोरीज को रिप्रेजेंट करता है। और इसी के साथ हमारी ये पोम भी खत्म हो गई। आई होप कि मैंने इस पोम के साथ जस्टिस किया होगा। और शायद बहुत दिन बाद मैंने इंडियन लिटरेचर्स पे कुछ डील किया है। सेंट्रल थी मैंने पहले ही बता दी थी, समरी मैंने पहले ही बता दी है। तो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट नोट्स डू कॉन्टैक्ट मी ऑन 9336903429। लॉन्ग लिव लिटरेचर्स, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल।